मैं सारी बातें करूंगा। एक दिन बीरबल कुछ जरूरी काम से अकबर के विश्राम कक्ष में आए। बादशाह को यह पसंद नहीं था कि कोई उनकी निजता में दखल दे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम इस अजीब समय पर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में कुछ पूछना है। बीरबल, मेरे पास अभी आपसे बात करने का समय नहीं है। इसे कल तक टाल दीजिए, बादशाह ने अधीरता से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीरबल ने कहा, महाराज, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी बातें खुद ही कर लूंगा। आपको बस मेरी बातें सुननी हैं। बादशाह इस मजाकिया जवाब पर हंसे और उनसे मिलकर प्रसन्न हुए। बीरबल संक्षिप्त है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या वे उन्हें 3 शब्दों या उससे कम में सत्य और असत्य के बीच का अंतर बता सकते हैं। दरबारी एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। तुम्हारे बारे में क्या? बीरबल, बादशाह ने पूछा। मुझे आश्चर्य है कि तुम भी चुप हो। बीरबल ने कहा, मैं चुप हूं क्योंकि मैं दूसरों को बोलने का मौका देना चाहता हूं। सम्राट ने कहा, किसी और के पास इसका उत्तर नहीं है। तो आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है, 3 शब्दों या उससे भी कम में। बीरबल ने कहा, 4 उंगलियां। बीरबल ने कहा, 4 उंगलियां। बीरबल संक्षिप्त है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या वे 3 सबसे बुरी बातों में उसे सच और झूठ के बीच का अंतर बता सकते हैं। दरबारियों ने एक की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या हाल है? बादशाह से पूछा, आप भी चुप हैं? बीरबल, सम्राट, तो जाओ। 4 उंगलियां। सम्राट ने हैरान होकर पूछा, यही सत्य और असत्य में अंतर है महाराज? बीरबल ने कहा, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वही सत्य है। जो आपने केवल सुना है वह सत्य नहीं हो सकता। अधिकतर ऐसा होता है कि वह झूठ ही होता है। अकबर ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन जब तुमने कहा कि अंतर 4 अंगुल का है तो उसका क्या मतलब था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की आंख और कान के बीच की दूरी 4 अंगुल की चौड़ाई के बराबर होती है। महाराज, कौन जीतेगा? एक बार अकबर युद्ध के मोर्चे पर जाने वाला था। मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा? अकबर ने बीरबल से पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया, मैं इस प्रश्न का उत्तर युद्ध के मैदान में दूंगा। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर बीरबल ने बादशाह से कहा कि युद्ध में उनकी जीत होगी। तुम्हें यह कैसे पता चला? अकबर ने पूछा। मेरी बात सुनो जहांपना। दुश्मन राजा हाथी पर सवार है। अब हाथी एक अशुभ जानवर है क्योंकि वह उसके सिर पर धूल उड़ाता है। दूसरी ओर आप एक घोड़े पर बैठे हैं जो बहुत शुभ है। ये तथ्य मुझे इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि आपकी जीत में कोई संदेह नहीं है। अकबर इस उत्तर से प्रसन्न हुए और जब बीरबल की भविष्यवाणी सत्य निकली तो उन्होंने उसे एक अमूल्य उपहार देकर पुरस्कृत किया। अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत की तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया, ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो, बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के लिए 6 मास का समय ले लिया। 6 मास के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे जो वास्तव में कोरे कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रेशमी कपड़े में बांध दिया गया था, जैसे पाक कुरान हो।
बादशाह के सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप इसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें। ठीक है, तभी देख लेंगे। पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हो सकता है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता दें, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र भी हैं। जो कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो। बादशाह ने स्वीकृति दे दी। बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गए और बेगम से बोले, बादशाह सलामत एक ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है जिसके 5 पति होते हैं। आप भी अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता। बता देंगी तो लिख दूंगा, अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे ग्रंथ को मैं आग लगा दूंगी। क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कराता हुआ चला गया और बादशाह से बोला, जहां पनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उसके 5 पति कौन कौन से हैं, तो बताना तो दूर उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी। बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला हुई सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब वह 5 पतियों की बेगम बनेंगी, गृहयुद्ध कराएंगी, तब बस बीरबल रहने दो। हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। और सचमुच बादशाह की सनक खत्म हो गई थी। अकबर की शादी कहानियां। बीरबल से कहो कि वह मुझे आपसे माफी मांगने पर मजबूर करे, वरना आप उसे पद से हटा देंगे। अगले दिन राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हें रानी को मजबूर करना है कि वह मुझसे माफी मांगे, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। बीरबल चुपचाप महल से बाहर आ गया। उसे एक तरकीब सूझी। उसने दरबान को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। फिर वह महल में रानी से मिलने चल दिया। वह रानी से इस तरह बात करने में सारी बातें करूंगा। एक दिन बीरबल कुछ जरूरी काम से अकबर के विश्राम कक्ष में आए। बादशाह को यह पसंद नहीं था कि कोई उनकी निस्ता में दखल दे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम इस अजीब समय पर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में कुछ पूछना है। बीरबल, मेरे पास अभी आपसे बात करने का समय नहीं है। इसे कल तक टाल दीजिए, बादशाह ने अधीरता से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीरबल ने कहा, महाराज, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी बातें खुद ही कर लूंगा। आपको बस मेरी बातें सुननी हैं। बादशाह इस मजाकिया जवाब पर हंसे और उनसे मिलकर प्रसन्न हुए। बीरबल संक्षिप्त है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या वे उन्हें 3 शब्दों या उससे कम में सत्य और असत्य के बीच का अंतर बता सकते हैं। दरबारी एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। तुम्हारे बारे में क्या? बीरबल बादशाह ने पूछा। मुझे आश्चर्य है कि तुम भी चुप हो। बीरबल ने कहा, मैं चुप हूं क्योंकि मैं दूसरों को बोलने का मौका देना चाहता हूं। सम्राट ने कहा, किसी और के पास इसका उत्तर नहीं है। तो आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है, 3 शब्दों या उससे भी कम में। बीरबल ने कहा, 4 उंगलियां। बीरबल ने कहा, 4 उंगलियां। बीरबल संक्षिप्त है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या वे 3 सबसे बुरी बातों में उसे सच और झूठ के बीच का अंतर बता सकते हैं। दरबारियों ने एक की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या हाल है? बादशाह से पूछा, आप भी चुप हैं। बीरबल, सम्राट, तो जाओ। 4 उंगलियां। सम्राट ने हैरान होकर पूछा, यही सत्य और असत्य में अंतर है महाराज, बीरबल ने कहा।
जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वही सत्य है। जो आपने केवल सुना है वह सत्य नहीं हो सकता। अधिकतर ऐसा होता है कि वह झूठ ही होता है। अकबर ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन जब तुमने कहा कि अंतर 4 अंगुल का है तो उसका क्या मतलब था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की आंख और कान के बीच की दूरी 4 अंगुल की चौड़ाई के बराबर होती है। महाराज, कौन जीतेगा? एक बार अकबर युद्ध के मोर्चे पर जाने वाला था। मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा? अकबर ने बीरबल से पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया, मैं इस प्रश्न का उत्तर युद्ध के मैदान में दूंगा। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर बीरबल ने बादशाह से कहा कि युद्ध में उनकी जीत होगी। तुम्हें यह कैसे पता चला? अकबर ने पूछा। मेरी बात सुनो जहांपना। दुश्मन राजा हाथी पर सवार है। अब हाथी एक अशुभ जानवर है क्योंकि वह उसके सिर पर धूल उड़ाता है। दूसरी ओर आप एक घोड़े पर बैठे हैं जो बहुत शुभ है। ये तथ्य मुझे इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि आपकी जीत में कोई संदेह नहीं है। अकबर इस उत्तर से प्रसन्न हुए और जब बीरबल की भविष्यवाणी सत्य निकली तो उन्होंने उसे एक अमूल्य उपहार देकर पुरस्कृत किया, मानो उसे राजा रानी के झगड़े के बारे में कुछ पता ही न हो। जब वह बात कर रहा था तो दरबान उसके पास आकर बोला, महाराज ने कहा है कि सब कुछ योजना के हिसाब से हो रहा है। रानी ने यह बात सुनी तो बीरबल से पूछा, दरबान किस योजना की बात कर रहा है? माफ करें, मैं इसे किसी को नहीं बता सकता, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल की बात सुनकर रानी को शक हो गया कि रात में हुए झगड़े के कारण कहीं बादशाह दूसरी शादी की योजना तो नहीं बना रहे। ऐसा सोचते ही वह भागी हुई बादशाह के पास पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। महाराज दिल खोलकर हंसे। वे समझ गए कि चतुर बीरबल अपनी योजना में सफल रहा। उसने महारानी को महाराज के आगे माफी मांगने पर मजबूर कर ही दिया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की बहुत प्रशंसा की। भ्रष्ट कर्मचारी। कहानी। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी 2 सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया गया था? जहांपना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है, सिपाही ने बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। भी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे? जहांपना, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को डोट नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता।
धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल 7 दिन बीत गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए। किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े पहने बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपनाह, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेता है। जी जहांपनाह, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। बेवकूफी की सजा। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार अकबर की ओर से बीरबल किसी शाही दावत में गए हुए थे। अगले दिन जब बीरबल दरबार में लौटे तो बादशाह ने उनसे शाही दावत और उसमें बने भोजन के बारे में पूछा। बीरबल उस दावत में बने पकवानों का वर्णन कर ही रहे थे कि अचानक बादशाह अकबर को कोई और काम याद आ गया और उन्होंने बीरबल को उस काम में लगा दिया। इस तरह शादी दावत का वर्णन अधूरा रह गया। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक बादशाह अकबर को याद आया कि उस दिन शाही दावत में बने भोजन का वर्णन अधूरा रह गया था। उन्होंने सोचा शायद बीरबल अब तक उस बात को भूल चुका होगा। अतः उन्होंने बीरबल की याददाश्त को परखने के उद्देश्य से पूछा, बीरबल, और क्या था? बीरबल समझ गया कि बादशाह उस दावत के बारे में ही पूछ रहे हैं। अतः उन्होंने तुरंत कहा, हुजूर, और कढ़ी थी। बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। यह देखकर कई दरबारी जल उठे। उन्हें वास्तविकता का तो पता था नहीं। उन्हें लगा कि बादशाह को कढ़ी बहुत पसंद है। अगले दिन बहुत से बेवकूफ किस्म के दरबारी अपने घर से कढ़ी की हांडी लेकर दरबार में उपस्थित हुए। जब बादशाह अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है तो वे बोले, हुजूर, आपको कढ़ी बेहद पसंद है न, इसलिए हम सब आपके लिए कढ़ी लाए हैं। बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। वह बोले, तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें बात का पता ही नहीं और मुझे खुश करने के लिए कढ़ी ले आए। तुम बेवकूफों की सजा यह है कि सभी आज के लिए दरबार से बर्खास्त किए जाते हो। सभी मह लटकाकर दरबार से चले गए। अकबर और उसका दूध भाई। बादशाह अकबर बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी।
उस वक्त महल में एक दासी रहती थी जिसका बच्चा भी दुधमुहा था। अपने शिशु के साथ साथ वह नन्हें अकबर को भी दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। एक ही माँ का दूध पीने के कारण वे दोनों दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी हुसिफ से काफी लगाव था। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी भी न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों और आवारा किस्म के लोगों के साथ थी। दिन भर वह अपने दोस्तों के साथ जुए में पैसा उड़ाता। एक समय ऐसा भी आया जब हुसिफ के पास 2 वक्त के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके कुछ करीबी लोगों ने उसे बादशाह के पास जाने की सलाह दी। हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे बाद हुसिफ को देख बादशाह बहुत खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। अकबर ने हुसिफ को अपने दरबार में नौकरी दे दी, रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। अपने निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजरने लगी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन बादशाह ने हुसिफ को बुलाया और कहा, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें हर सुख सुविधा देने का प्रयास किया है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बेझिझक बताना। तुम्हारी मदद करके मुझे बेहद खुशी होगी। हुसिफ ने कहा, बादशाह सलामत, आपने अब तक जितना दिया है शाही जीवन बिताने के लिए पर्याप्त है। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सिर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे, कहते हुए उसने सिर खुजाया। उसके होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, बादशाह सलामत, मेरा मन है कि मैं बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मैं चाहता हूं कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है, वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूं। पहले तो बीरबल समझ न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बहुत सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसिफ तो इस लायक ही नहीं था। बीरबल सोच में पड़ गया कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था।
अगले दिन बीरबल उस सांड के साथ महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर। इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसिफ को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। खुफिया जानकारी एकत्रित करना। एक दिन अकबर बीरबल की अनुपस्थिति में दरबारियों से बीरबल की त्वचा, जो गहरे रंग की थी, के बारे में चर्चा कर रहे थे। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों को इस चर्चा का आनंद आया। बीरबल के दरबार में आने के बाद चर्चा अचानक बंद कर दी गई और दरबार शांत हो गया। बीरबल ने इस बदलाव को नोटिस किया। इस पर कुछ ईर्ष्यालु दरबारी हंसने लगे। बीरबल को यह बात समझ आ गई और उन्होंने इस व्यवहार का कारण कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, शहंशाह, ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत खुश हैं। अकबर को बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी और वह संबोधित हो रहा था। बीरबल ने सीधे कहा, बीरबल, हम आपकी गहरे रंग की त्वचा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि आप हम में से अधिकांश की तरह गोरे होने के बजाय काले रंग के क्यों हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, भगवान ने पृथ्वी बनाई और उसके बाद उन्होंने इंसानों को भी बनाया। उन्होंने गोरी त्वचा, सुंदर, बदसूरत, लंबा, स्मार्ट, बुद्धिमान और मजाकिया जैसे कई गुण भी बनाए। उन्होंने इंसानों से कहा कि वे जो भी सोचते हैं उसे अपनाएं, उनके अस्तित्व के लिए यह महत्वपूर्ण था। मैंने पहले सारी बुद्धिमत्ता ले ली, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और अधिक इकट्ठा करना है, तो मैंने पाया कि गोरी त्वचा, सुंदर, अमीर जैसी सभी विशेषताएं समाप्त हो गईं। मैंने आप सभी को इन विशेषताओं के साथ लौटते देखा। बुद्धि और बुद्धि से रहित यही मेरी त्वचा के काले और बदसूरत होने का एकमात्र कारण है। अदालत फिर खामोश हो गई। जो दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे वे बहुत शर्मिंदा दिखे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगने के लिए बीरबल को गले लगा लिया। कौन मूर्ख कौन समझदार? अकबर बीरबल की बादशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल से पूछा, इस दुनिया में किस बिरादरी के लोग मूर्ख होते हैं और किस बिरादरी के लोग समझदार? हुजूर, सीधी सी बात है, मूर्ख होते हैं मुल्ला और समझदार होते हैं बनिए या व्यापारी, बीरबल ने जवाब दिया। यह तुम कैसे कह सकते हो? मुल्ला तो पढ़ लिख कर धर्म कर्म का काम देखने वाले होते हैं, बादशाह ने आश्चर्य के साथ कहा। हुजूर, कुछ खर्च होगा किंतु मैं साबित कर दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम जो भी करें हुजूर उसमें दखल नहीं देंगे। हमें मंजूर है। बादशाह ने बीरबल की बात को स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर की अनुमति मिलने के बाद बीरबल ने शाही मुल्ला को दरबार में हाजिर होने के लिए आदेश भिजवाया। कुछ देर बाद मुल्ला दरबार में हाजिर हो गया। उसने बादशाह को सिर झुकाकर सलाम किया और बुलावे का कारण पूछा। इस पर बीरबल बोले, मुल्ला जी, बात यह है कि बादशाह अकबर को आपकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे चाहते हैं कि आप यह दाढ़ी उन्हें दे दें। इसके बदले में आप जो रकम चाहेंगे वह मिल जाएगी। दीवान जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं दाढ़ी कैसे दे सकता हूं? मुल्ला ने डरते हुए कहा। सोच लो मुल्ला जी, आप बादशाह से बैर करने जा रहे हैं। इसके बदले आप जितनी चाहें उतनी रकम ले सकते हैं। मुल्ला डर गया, बोला, जब बादशाह को दाढ़ी पसंद ही आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप इसके बदले 10 रुपए दिलवा दीजिएगा।
शाही खजाने से मुल्लाजी को 10 रुपए दे दिए गए और नाई बुलवाकर उनकी दाढ़ी कटवा दी गई। मुल्लाजी की जान में जान आई। वह तुरंत दरबार छोड़कर भाग गया। मुल्लाजी के जाने के बाद बीरबल ने किसी दाढ़ी वाले व्यापारी को दरबार में पेश करने को कहा। कुछ ही देर में एक व्यापारी दरबार में हाजिर था। बीरबल ने उससे भी यही कहा कि बादशाह को उसकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे उसकी मुहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। हुजूर, बादशाह सलामत तो जो चाहे मांग सकते हैं, हम रोकने वाले कौन हैं? किंतु किंतु क्या? हुजूर, आप तो जानते हैं कि यह दाढ़ी ही हम व्यापारियों की धाक है। इसी दाढ़ी को न कटवाने के कारण अपने मां बाप की मृत्यु पर 20,000 रुपया ब्राह्मणों पर खर्च कर दिया था। अब आप ही बताएं, व्यापारी बोला। तुम्हें 20,000 रुपये चाहिए, मिल जाएंगे, बीरबल ने कहा। व्यापारी को शाही खजाने से 20,000 रुपये दे दिए गए। नाई आया और व्यापारी की दाढ़ी काटने बैठा। जैसे ही नाई ने दाढ़ी पर उस्तरा लगाया कि व्यापारी ने नाई को थप्पड़ मार दिया और गुस्से से कहा, कैसा नाई है तू? तुझे अक्ल नहीं है? तुझे पता है यह बादशाह अकबर की दाढ़ी है और तू इसे इस तरह से छीलेगा? भाग यहाँ से। यह देखकर बादशाह क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया। तब बीरबल ने कहा, देखा, जहां पनाह मुल्लाजी तो 10 रुपए में दाढ़ी कटवाकर चले गए और व्यापारी 20,000 रुपये भी ले गया और दाढ़ी भी बचा गया। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्करा दिए। बीरबल की बेटी और अकबर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मैंने आपकी बेटी को कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि वह अब बात करने लगी है। आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाते? मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊंगा। आप जानते हैं कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, बीरबल ने कहा। ठीक है, मैं उसे कल यहाँ ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल अपनी बेटी के साथ आए। वह करीब 5 साल की थी। अकबर ने उसे गोद में उठा लिया। फिर उसने ढेर सारी मिठाइयाँ और खिलौने मंगवाए। लड़की उनके साथ बहुत खुशी से खेलती थी। वह खिलौनों से खेलने की कोशिश कर रही थी, ब्रजभाषा या देशी भाषा में कोई छंद बोलना। यह सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने उसे बुलाया और पूछा, ओह, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। क्या तुम्हें फारसी आती है? लड़की ने उत्तर दिया, थोड़ा बेहतर और थोड़ा बुरा। अकबर इसका अर्थ समझने में असफल रहा। उन्होंने बेबसी से बीरबल की ओर देखा और पूछा, वह क्या कहना चाह रही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वह यह कहना चाह रही है कि वह फारसी उन लोगों से बेहतर जानती है जो इस भाषा से परिचित नहीं हैं, और जो लोग इस भाषा से परिचित नहीं हैं उनसे भी बदतर। अकबर हंसने लगे और बोले, वह सचमुच आपकी बेटी है, नहीं तो इतना मजाकिया जवाब कौन दे सकता था। 10 महामूर्ख। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर अनेक बार बीरबल से अजीब-अजीब फरमाइशें किया करते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया, बीरबल, मुझे शहर के 10 महामूरों से मिलवाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। बीरबल ने बादशाह को सिर झुकाया और कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहांपनाह। जल्दी ही मैं आपकी मुलाकात 10 महामूरों से करवाऊंगा। इसके बाद बीरबल मुओं की खोज में निकल गए। वह अपने घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे कि उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। उसके पास लकड़ियों का एक गट्ठर था, किंतु उसने गट्टे को घोड़े की पीठ पर लादने के बजाय अपने सिर पर रखा हुआ था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई, घोड़े की पीठ पर लादने के बजाय यह गट्ठर तुम अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हो? घुड़सवार ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा घोड़ा बूढ़ा है। वह कमजोर भी है। शायद इतना बोझ बर्दाश्त न कर सके।
इसलिए इस बोझ को मैं स्वयं उठाकर ले जा रहा हूं। बीरबल ने सोचा कि इससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। उन्होंने घुड़सवार से कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया घोड़ा दिलवा दूंगा। वे दोनों कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने एक आदमी को देखा। वह आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और उसकी दोनों बाहें ऊपर उठी हुई थीं। बीरबल ने अपना घोड़ा रोका। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को कोई परेशानी है। वह उस आदमी के पास पहुंचे और उसे उठाने लगे। वह आदमी चीखते हुए बोला, नहीं नहीं, मेहरबानी करके मेरे हाथ न पकड़े। बीरबल ने पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है एल? वह आदमी बोला, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। बात यह है कि मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा बर्तन लाने को कहा था। हाथ हिल जाने से नाप में फर्क आ जाएगा। मेरी बीवी बहुत तेज है। वह मुझे हमेशा ताने देती रहेगी। बीरबल ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी से कहा, अपने हाथ नीचे कर लो, मैं तुम्हें छोटे बड़े सभी नाप के बर्तन दिलवा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। बीरबल घोड़े पर चढ़ने ही वाले थे कि एक व्यक्ति उनसे टकराया। बीरबल ने उसे डांट लगाई, क्या बात है, दिखाई नहीं देता क्या? बूढ़ा बोला, हुजूर माफ करें, मैंने अभी अभी मस्जिद में अजान दी थी। मैं यह देखने के लिए दौड़ रहा था कि मेरी आवाज कितनी दूर तक जाती है। अब सारा गुड़ गोबर हो गया। बीरबल आश्चर्य से उस मौलवी को देखते रहे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा मूर्ख भी होगा। उन्होंने मौलवी से कहा, अब आवाज की बात छोड़ो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सोने की 2 मुहरें दूंगा। बीरबल तीनों मूरों को अपने घर ले गए। उन्होंने तीनों को आदेश दिया कि मेरे आने तक तुम लोग यहीं ठहरो। बीरबल अन्य मुओं की खोज में निकल पड़े। वह थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्हें 2 आदमी लड़ते हुए दिखाई दिए। बीरबल उनके पास रुके और बोले, भले आदमियों, इस तरह क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, हुजूर, यह मेरी भैंस पर शेर से हमला कराने की धमकी दे रहा है। बीरबल ने इधर-उधर देखकर कहा, लेकिन मुझे न शेर दिखाई दे रहा है और न भैंस। दिखाई देगा हुजूर, जरूर दिखाई देगा, यदि खुदा खुश होकर हमारी एक एक मांग पूरी करने का फैसला कर ले। दूसरा बोला। इस पर पहला बोला, अब तो आपको यकीन आ गया हुजूर। इसके कहने का मतलब है कि अगर मैं खुदा से भैंस मांगूंगा तो यह शेर मांगेगा ताकि वह मेरी भैंस को खा जाए। यह कहकर वे दोनों फिर से लड़ने लगे। बीरबल का सिर चकराने लगा। तभी उन्होंने किसी की आवाज सुनी। कोई कह रहा था, आप भी कितने भोले हैं, हुजूर की इन मूरों की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। ये लोग निश्चय ही मूर्ख हैं। यदि ऐसा न हो तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। मेरा खून बहे बिल्कुल इस तरह। यह कहकर उसने अपने सिर पर रखा तेल का घड़ा जमीन पर गिरा दिया। घड़ा टूट जाने से उसका सारा तेल जमीन पर फैल गया। घड़ा टूट जाने पर वह आंसू बहाकर रोने लगा। बीरबल उन तीनों को भी अपने घर पर ले गए और उन्हें अन्य मूल के पास छोड़ दिया। अब तक बीरबल काफी थक गए थे। वे हवा खाने के बहाने घर से बाहर आए। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ खोज रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, क्या खोज रहे हो भाई? हुजूर, मेरी अंगूठी यहीं कहीं खो गई है, उसी को खोज रहा हूं। वह आदमी बोला। क्या तुम्हारी अंगूठी यहीं पर गिरी थी? बीरबल ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, नहीं हुजूर, गिरी तो उस पेड़ के पास थी, किंतु यहाँ पर रोशनी है, इसलिए यहीं खोज रहा हूं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नई अंगूठी बनवाकर दे दूंगा। बीरबल ने कहा। वे दोनों धीरे धीरे चले आ रहे थे कि बीरबल ने एक और आदमी को देखा। वह भी कुछ खोजने में लगा था।
बीरबल ने उसकी परेशानी के विषय में पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगा। बीरबल ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? हुजूर, मैंने इस रेत के ढेर में अपनी अशर्फी छिपाई थी। अब वह मिल नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने पूछा, तुमने उस जगह कोई निशानी लगाई थी? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं हुजूर, मैं कोई मूर्ख थोड़े ही हूं। जहां मैंने अशर्फी छिपाई थी, ठीक उसके ऊपर बदली मौजूद थी, पर अब वह बदली गायब हो गई है। मैं अपनी अशर्फी कैसे खोलूं? बीरबल ने उसे समझाया, तुम बदली की फिक्र न करो, मैं तुम्हें दूसरी अशर्फी दिलवा दूंगा। अब उनके घर पर 8 मूर्ख इकट्ठे हो गए थे। दूसरे दिन वह 8 मुओं को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही बादशाह अकबर ने पूछा, अरे बीरबल, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? बीरबल ने आदाब किया और बोले, जहांपनाह, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अक्लमंदों के मुकाबले मूर्ख जल्दी मिल जाते हैं। बाद बीरबल ने 8 व्यक्तियों के विषय में बादशाह को बताया। बादशाह ने उन सबको देखा और पूछा, लेकिन ये तो 8 हैं। मैंने तो तुमसे 10 मूर्ख लाने के लिए कहा था। माफ कीजिए जहांपना, पूरे 10 मूर्ख यहाँ पर उपस्थित हैं। बीरबल बोले। 2 कहाँ हैं? अकबर ने पूछा। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, वे 2 मूर्ख हम दोनों हैं। हम दोनों इन सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप ऐसे बेतुके काम पर मुझे भेजने के लिए और मैं आपका हुक्म बजाने के लिए, बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। दरबार में चारों ओर हंसी फूट पड़ी। इस हंसी में सबसे ऊंची हंसी बादशाह अकबर की थी। महाराणा प्रताप और बीरबल तानसेन का विवाद। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। कोई हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों ही रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं? बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप के पास जाओ, मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में कैसे सोच सकते थे? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे। टीआर मालिक और गुलाम एक दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े का फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ।
दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहां पनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है। इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। मेरी रकम और दूसरी कीमती चीजें लेकर भाग गया था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहां पनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीबा कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं 26 बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। जंगल का राक्षस अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उन्होंने एक दांता बनवाया और उसे इस तरह का रूप दिया कि पता न चले कि वह दांता है और जो भी उसमें हाथ डाले उसका हाथ फंस जाए।
बादशाह ने उसमें एक सेब रख दिया। जब बीरबल आए तो उन्होंने वह सेब उनसे मंगवाया। बीरबल ने जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उस दांते में फंस गया। बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल समझ गए कि यह बादशाह की चालाकी है। बादशाह ने बीरबल के हाथ को दांते से छुड़ाते हुए कहा, कहो बीरबल कैसी रही। बीरबल चुप रहे, किंतु मन ही मन बादशाह को इसका जवाब देने का पक्का इरादा कर लिया। बीरबल ने दरबार से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने लगे, पर वे दरबार की सारी खबर रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर शिकार खेने निकले। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे पीछे हो लिए। कुछ देर बाद एक शिकार का पीछा करते करते बादशाह घने जंगल में निकल आए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शाम भी घिर आई थी। अकेला होने के कारण बादशाह को कुछ डर भी लग रहा था। फिर भी वे रास्ता खोजते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक भयंकर अट्टहास सुनाई दिया। कह कौन है? बादशाह अकबर ने पूछा। मैं इस जंगल का राक्षस हूं और तुम्हारी खबर लेने आया है। मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने डरते हुए पूछा। तू यहाँ का शासक होकर प्रजा पर जुल्म करता है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। माफी मिल सकती है अगर तू मेरा जूता अपने सिर पर रखकर चलेगा। मुझे मंजूर है, आप जूते दे दें। तभी बादशाह के सामने एक जोड़ी जूते आकर गिर पड़े। बादशाह ने उन जूतों को उठाया और सिर पर रखकर चल दिए। जंगल से बाहर निकलकर बादशाह ने उन जूतों को फेंका और बिना पीछे देखे महल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे तैसे वे महल में पहुंचे, तब कहीं जाकर जान में जान आई। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल भी